हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबको कहानी बहुत पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। झरना को जिस अवस्था में मिलिंद छोड़ गया था उसी अवस्था में वे बस शून्य सी पड़ी थी। एक टक्स बस सजल आंखों से दीवारों को निहार रही थी और सोच रही थी, क्या अब मेरी ज़िंदगी यूं ही कटेगी। नहीं नहीं, मिलिंद सुधर जाएंगे। खुद ही सवाल भी करती और खुद ही जवाब भी देती थी। कुछ घंटों के बाद मिलिंद वापस लौट आया और आते ही झरना को अपने बाजुओं में जकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगा। मिलिंद, आई एम सॉरी जान, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ 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 जान, मुझे माफ़ कर। पता ही नहीं क्या हो गया था, मुझे अपने आप पर काबू ही नहीं रहा। झरना बस अवाक से मिलिंद की बातें सुन रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी अभी मिलिंद का कौन सा रूप देखने को बाकी है। मिलिंद अचानक से फिर झरना के पैरों को पकड़ कर रोते हुए बोला, जान, क्या मुझे माफ़ कर दोगी। अब तो झरना ठहरी एक भारतीय नारी पति को अपने पैरों में कैसे देख सकती थी। झरना, अरे अरे, आप क्या कर रहे हो, उठिए, पहले उठिए। मिलिंद, पहले तुम बताओ, मुझे माफ़ कर दी ना। झरना, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, बस आप मेरे पैरों में ना गिरिए, मुझे पाप लगेगा। मिलिंद अपनी बाहों में भरकर, सॉरी न जान, और झरना के माथे को चूमता तो कभी गालों को चूमता, कभी होठों को चूमता और रोता रहा। झरना मन ही मन, हे भगवान, मिलिंद बहुत अच्छे हैं, मैं बेकार ही इनको कोस रही थी। ये मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, नहीं तो क्या ऐसे मेरे पैरों में गिरकर माफ़ी मांगते। झरना खुशी खुशी मिलिंद की बाहों में सिमट गई। मिलिंद जिस दिन झरना को दर्द देता उससे कहीं ज़्यादा प्यार देता था। ढेर सारे गिफ्ट लाता, कुछ स्पेशल खाना ऑर्डर करता था और एक यादगार लम्हा बनाने की कोशिश में लगा रहता था। पर क्या झरना को ये सब पसंद आता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर क्या करती, झूठी मुस्कान चेहरे पर सजाए रहती और खुश होने का दिखावा करती थी। कभी कभी सोचती थी क्यों न माँ को सब कुछ बता दे, पर सोचती माँ दुखी हो जाएगी और पापा तो जीते जी ही मर जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, बस यही सोच सोच कर चुप रह जाती थी। झरना का सबसे करीबी दोस्त था जो कि हमेशा सच और साफ साफ बोलता था। वे कोई इंसान नहीं था, वो था आईना। झरना शीशे में खुद को निहारा करती थी और जी भर कर रोया करती थी। अपने दिल का सारा हाल कह सुनाती थी। कहती थी, हर किसी के पास अपने अपने मायने हैं, खुद को छोड़ सिर्फ दूसरों के लिए आईने हैं। जिस तरह से तू अपने लिए नहीं जीता, वैसे ही मेरी भी जिंदगी मेरी नहीं है, मेरे पति का हक है उस पर। तू ही मेरा सच्चा हमदर्द है, बाकी तो मेरे सारे रिश्ते बेईमान से हैं। तुझमें और दूसरे में सिर्फ यही तो फ़र्क है, तू मेरी सुनता है ना कि सिर्फ अपनी सुनाता है औरों की तरह। तुझे मेरा दर्द दिखता है ना कि औरों की तरह मेरा मजाक उड़ाता। झरना, चल अब ज़रा मुझे भी सजा दे, क्योंकि तेरी तरह मेरे पति नहीं हैं, उनको तो मेरा सजना संवरना ही भाता है। अगर मेरा ये रूप गांव की औरतों ने देख ली ना तो भूचाल आ जाएगा, बड़ी बदनामी होगी मेरे पति और सास ससुर की। क्या सोचेंगे लोग, सबको तो मुझ में ही दोष दिखाई देगा ना। और झरना अपने गालों पर लगी चोट को क्रीम और फाउंडेशन के पीछे छुपा लेती थी। होठों की उदासी को गुलाबी गुलाबी लिपस्टिक के पीछे छुपा लेती थी। आंखों की नमी को काजल से ढक लेती थी और अपने मासूम से चेहरे को दर्द झूठी सी मुस्कान के पीछे दबाए रखती थी। मिलिंद का स्वभाव हर दिन के साथ बद से बदतर ही होता जा रहा था। दिन में तो जो शारीरिक चोट देता था वो अलग, रात के अंधेरे में जो दर्द उसे सहनी पड़ती थी ये नरक से भी बदतर था उसके लिए। या यूं कहें कि दिन में मार का दर्द और रात में प्यार का दर्द देता था। झरना का पूरा कमरा उसकी सिसकियों से भर जाता था। बेवकूफ़ मिलिंद को इतना भी समझ नहीं आता था झरना दर्द से कराह रही है या प्यार के मीठे मीठे दर्द से मदहोश हो रही है। उसके पीठ पर जो मोटे मोटे चोट के निशान थे उसे सुकून से सोने कहाँ देते थे, पर मिलिंद अगर इंसान रहता तो समझता। झरना कभी मिलिंद को अच्छा मूड देखती तो उसे समझाने की कोशिश करती थी। मिलिंद का तो के आगे बीन बजाना और भैंस चली पगुराए, बस सुन नील बट्टा सन्नाटा।
कभी कभी वो सोचती थी मैं मर जाती तो ही अच्छा, पर अगले ही पल अपनी बेटी को याद आ जाती और फिर वह मौत को ख्याल को भी अपने भीतर ना आने देती थी। एक दिन सुबह सुबह झरना अपने रोज़ के कामों में व्यस्त थी, अपनी दादी सास की सेवा में जुटी थी और खाना बनाना, कपड़े साफ करना, ऐसे ढेरों काम रहते हुए जिसे करते करते झरना का आधा दिन निकल जाता था। झरना के घर लैंडलाइन फ़ोन था। अचानक से घंटी बजती है और झरना को लगा सासू माँ का होगा। भागकर फ़ोन उठाती है झरना। हेलो। सामने से। मिलिंद है क्या? एक औरत बोली। झरना, जी नहीं, मैं उनकी वाइफ झरना बोल रही हूँ। सामने से, ना जाने कितनी गालियों की बरसात हो गई। अबे, तेरा पति सरसर मरेगा, तेरे पति का कफन भी ना मिलेगा, मेरी बद्दुआ है कुत्ते को, देख लेना तुम, उसकी लाश पर कोई रोने वाला भी नहीं होगा, साला नरक में जाएगा, उसकी लाश को कौवे खाएंगे, देख लेना, मेरी हाय लगेगी उसे। झरना चुपचाप सब सुन रही थी। आखिर कहे भी तो क्या कहे, पर हुआ क्या? कांपती हुई आवाज़ से आखिर झरना ने चुप्पी तोड़ी। सामने फ़ोन पर, मैं मुंबई से पाटिल आंटी बोल रही हूँ। तेरा पति मेरा सारा पैसा और गहना चुरा कर भाग गया है। जिस बैंक में नौकरी करता था उसी में मैंने उसी से जमा करवाए थे, पर वे कमीना मेरा सारा पैसा और गहना चुरा कर भाग गया। कहते कहते औरत रोने लगी। झरना, पर आंटी, उनके पास तो न गहने हैं और न पैसे। सामने फ़ोन पर, हाँ तो जुए में हार गया होगा साला, जुआ भी तो खेलता था, मुझे उसके दोस्तों से पता चला था। झरना ने फ़ोन तुरंत काट दिया और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पूरा बदन कांपने लगा था, ऐसा लग रहा था अभी गिर जाएगी। किसी तरह से खुद को संभालते हुए अपने कमरे में बेड पर बैठ गई। उसके कानों में आंटी द्वारा कहे हुए शब्द बार बार गूंज रहे थे। एक बार फिर झरना ने आईने में खुद को घूरा और बोली, क्या सच में मैं अपने पति को जानती हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जानती हूँ कि ये आदमी कौन है। मर्डर करने वाला, या फिर चोरी, या फिर बलात्कार, या फिर एक खूबसूरत मासूम सा मिलिंद जिसे मैं प्यार करती हूँ। है कौन है? शायद मैं नहीं जानती। अपने दोनों हाथ से अपने मुंह को कवर कर झरना रोने लगती है। दादी सास की आवाज़ कानों में पड़ी। दादी सास, झरना बिटिया। झरना, चल झरना, तुझे रोने को कहाँ फुर्सत है। जब शक्ल कोई तन्हा आईने में संवारती है तब आईना ही जाने उस पर क्या गुजरती है। और फिर से झरना अपनी दादी सास की सेवा में लग गई थी। दादी को नहलाना, कपड़े धोना, पैर में मालिश करना, बाल में कंघी करना, सारा काम खुशी खुशी करती थी। चेहरे पर एक सिकन तक न लाती थी झरना। पर क्या खुद के लिए कभी नहीं लड़ेगी? कब तक खामोश रहेगी? कब तक?